सर्वप्रथम एक मैं थोड़ा सा मास्क उतारता हूँ ताकि मैं अच्छी तरीके से बात कर पाऊँ और आप मेरी आवाज़ जो जनमानस तक पहुँच पाए। सर्वप्रथम मैं इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसमें अध्यक्ष श्री संजय जी अग्रवाल जी, मंत्री वरुण जी गोयल मंगल, अध्यक्ष विजय काला जी, कोषाध्यक्ष जितेंद्र मंगल, उपमंत्री आशीष जी मुंदड़ा व संतोष जी गोयल व शैलेंद्र जी लाहौटी, इन सबका आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे कि विचार व्यक्त कर सकें और जनमानस तक पहुंच सकें। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है इस महामारी के समय में। अब जैसे कि आपने बात की कोरोना की दूसरी लहर या कोरोना की महामारी, तो जो कोरोना की दूसरी लहर है वो थोड़ा सा अब थमने लगी है या डाउनफॉल आ चुका है, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स या दुष्परिणाम जो चिकित्सीय व्यवसाय में हमको दिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। इस कड़ी में, इस श्रृंखला में एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी आ चुकी है जिसका कि कई परिवारों पे बहुत गहरा असर पड़ा है। ये महामारी एक अनजाने, ये ब्लैक फंगस ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये वातावरण में फंगस जो है पहले से फैला हुआ है। लेकिन कोरोना का जिनको भी कोरोना का अटैक हुआ है, जो भी कोरोना से ग्रसित मरीज़ हैं, उनमें इस बीमारी का होना बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है। जैसे कि भारतवर्ष में 7,000 से अधिक केसेस हैं। अनुमानन हम साल में पहले कैसे कि है ना एक आध मरीज़ देखते थे, पूरे भारत में करीब 10 से 15 केसेस रिपोर्ट होते थे, और वो भी खासकर जिनको कुछ अधिक गहरी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़ से ग्रसित हैं या जिनको लीवर ट्रांसप्लांट किया हुआ है, जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, कुछ स्टीरॉइड्स लॉन्ग टर्म लेने के लिए किसी कारणवश किसी बीमारी के लिए, या जिनका कुछ गुर्दा प्रत्यारोपण हो चुका है, ऐसे मरीज़ों में पाई जाती थी। लेकिन कोरोना के बाद में जहां हम साल में एक मरीज़ देखते थे, वहां पे आज दिन में कैसे कि 50-50 मरीज़ देख रहे हैं। आज एमवाय अस्पताल में कम से कम 250 मरीज़ों का इलाज चल रहा है। पूरे शहर के आंकड़े लें तो करीब 400 से ज़्यादा मरीज़ भर्ती हैं इस इलाज के बीमारी के लिए। तो ये बीमारी जो है एक महामारी के रूप में आई है, और ये केवल कोरोना का जो दूसरी लहर में जो वायरस है उसका ही प्रभाव है, जिसके कारण इतने सारे मरीज़ दिखने में आ रहे हैं। अब जो ये बीमारी आ चुकी है तो इसको कैसे पहचानें, कैसे कि ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इस बीमारी को कैसे पहचानें। एक दंत विशेषज्ञ या मैक्सिलोफेशियल सर्जन होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ प्राथमिक लक्षण हैं जो हम सबको पहचानने चाहिए। जैसे कि एक अचानक सिर दर्द होना, ये सिर दर्द कैसे कि एक अचानक तीव्र गति से होता है, नॉर्मली हम समझ ही नहीं पाते। कोई भी इसका कारण शोधने जाएं, जैसे कि दांत में कोई दर्द है तो नहीं पता चलेगा, या कोई जबड़े में साइनस का पेन है तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अचानक तीव्र गति से सिर दर्द होता है, और ये उन्हीं मरीजों में होता है जिनको कोरोना हो चुका है। ये एक प्राथमिक लक्षण है तेज सिर दर्द होना। फिर साइनस में दर्द होना, यहाँ पे गाल पे कैसे कि अचानक दर्द होना, एक दूसरा लक्षण पाया गया है। या अचानक आँख के आसपास में सूजन आना। अब आँख के आसपास में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। आँख लाल हो सकती है, आँख के नीचे की परत पे लालिमा छा सकती है, या एकदम सूजन आ सकती है। धीरे धीरे कैसे कि आँख की जो ऊपरी पलक है वो बंद होना कम हो सकती है, और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि आँख बाहर की तरफ आ रही है, या फिर आँख से धुंधला दिखना, दोहरा दिखना, ये भी एक सामान्य लक्षण जो ब्लैक फंगस की बीमारी में जो देखे जा रहे हैं। तो ये कोई भी लक्षण दिखें तो परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। एक मुंह में या ओरल कैविटी में जो सामान्य लक्षण जो हमको दिख रहे हैं वो अचानक
दांतों की तरफ से ऊपर की तरफ दर्द उठना और दांतों का हिलना या फुंसियाँ होना, एक तरफ के मसूड़ों पे फुंसी एक दांत में होगी या अधिक दांत में होगी, दांतों का किसी प्रकार से कोई सड़ना नहीं देखा जाएगा। अनुमानन फुंसी होना, पस जमा होना, ये सड़न की निशानी होती है। दांत में कहीं ना कहीं कुछ कैविटी दिखती है या करीब चोट लगने के कारण ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जो ब्लैक फंगस में है उसमें कोई सड़न, किसी प्रकार के दांतों में कोई सड़न नहीं दिखेगी, किसी प्रकार का कोई चोट के अभाव नहीं दिखेंगे। अचानक दर्द चालू हो जाएगा और वो तेज़ दर्द होता है। ये दर्द जो 1 या 2 दिन में ही इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पे फुंसियाँ आ जाती हैं, पस आना चालू हो जाता है और दांतों का हिलना तीसरे या चौथे दिन कैसे कि लगभग आधे हिस्से के सभी दांत कैसे कि हिलना चालू हो जाते हैं। एक और सामान्य चीज़ इसमें जो देखी गई है या प्राथमिक लक्षण में, तालू पे फुंसी होना। तालू पे किसी भी चीज़ के कारण फुंसी अभी तक हम नहीं देख पा रहे थे, लेकिन इस बीमारी में एक तालू के मध्य भाग में फुंसी होना और जिसमें पस जमा होना और विकसित अवस्था में पूरा कैसे कि तालू नेक्रोस्ड हो जाता है, यानी तालू पे है ना काले धब्बे दिखना चालू हो जाते हैं। क्योंकि ये बीमारी नाक के ज़रिए साइनस की तरफ जाती है, तो नाक के भी प्राथमिक लक्षण समझना या जानना बहुत ज़रूरी है। नाक पे अगर कुछ कालापन दिख रहा है या नाक से कुछ मवाद यानी काला खून आ रहा है या लाल खून आ रहा है, तो इस बीमारी के लक्षण प्राथमिक लक्षण में माना जाता है। तो इस किसी भी अवस्था में साथ ही साथ इस बीमारी का मस्तिष्क पे भी असर रहता है, ब्रेन पे भी असर रहता है। तो कभी किसी को, अपने परिजन को या किसी को भी ऐसा देखा है कि वो इसका बिहेवियर या मतलब अबनॉर्मल हो रहा है, अधिक मात्रा में सो रहा है या कैसे कि कुछ एक नॉर्मल वो सीधे तरीके से चल नहीं पा रहा है, बातचीत नहीं कर पा रहा है, तो ये भी ब्रेन तक इस बीमारी के लक्षण पहुंचने के संकेत दिखे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और एक थोड़ा सा ये भी सवाल बनता है ऐसा नहीं कि जो ब्लैक फंगस की बीमारी है, इसकी शुरुआती जो प्रक्रिया है वो कहाँ से हो सकती है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, और जब कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है कोविड के कारण, तो कैसे ये आभास होता है कि ब्लैक फंगस की बीमारी है? जी, अभी जितने भी मरीजों का परीक्षण किया है, ये बीमारी करीब 8 से 15 दिन बाद में शुरुआत, जो अनुमानन कैसे कि वैसे तो लेट स्टेज में बीमारी पाई जाती है, लेकिन शुरुआत इसकी हो सकता है कि 15 दिन में इसकी शुरुआत चालू हो जाए। तो मरीज़ काफ़ी लंबे समय से अगर अस्पताल में भर्ती है, तो अस्पताल में भर्ती रहते हुए ही मरीज़ में ये बीमारी के संकेत देखे जा सकते हैं। अब संकेतों में यही है कि आंखों के आसपास सूजन होना, क्योंकि मरीज़ बहुत लंबे समय में है तो हो सकता है वो पूर्ण होश में भी ना हो, तो चेहरे पे एक तरफ गाल पे सूजन आ रहा है या चेहरा एक तरफ का लाल पड़ रहा है, आंखों के आसपास अगर सूजन आ रहा है, तो ये बीमारी के शुरुआत के लक्षण माने जा सकते हैं। सर, कोविड की जो दूसरी लहर चल रही है, आमतौर पर बच्चे भी काफ़ी तादाद में जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं। क्या ब्लैक फंगस की बीमारी भी मतलब बच्चों में हो सकती है? अभी तो फिलहाल खैर बच्चों की संख्या कम है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित होंगे, तो क्या उनमें भी इसका खतरा उसी तरह रहेगा जितना वयस्कों में या बुजुर्गों में है? जी बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है। भगवान ना चाहे कि बच्चे ब्लैक फंगस की कोरोना की बीमारी से ज़्यादा ग्रसित हों। अभी भगवान बचा रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में कैसे कि ग्रसित नहीं हो रहे हैं। इसके कई कारण हैं, क्योंकि बच्चे अभी घर पे रह रहे हैं, माता पिता भी कैसे कि बहुत कम बाहर आ जा रहे हैं, तो जो एक कैरियर का सोर्स, वायरस के कैरियर का सोर्स है, अभी थोड़ा सा ब्लॉकेज है। और ये लॉकडाउन में कैसे कि ये अच्छी बात है कि घर पे बाहर आना जाना बहुत कम है, तो बच्चे ज़्यादा ग्रसित नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ब्लैक फंगस की बीमारी अभी हमारे एसोसिएशंस में हम बात कर रहे हैं, डेली अपडेटेड लेते रहते हैं, तो 15 साल के बच्चे को भी कैसे कि ये बीमारी पाई गई, हालांकि कम मात्रा में पाई जा रही है, लेकिन पाई जा रही है। कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, तो साउथ में कहीं चेन्नई की तरफ एक 1.5 साल के बच्चे को भी ये बीमारी पाई गई है ब्लैक फंगस की। तो ये ब्लैक फंगस की बीमारी या कोरोना
ब्लैक फंगस की बीमारी होने का कारण कोरोना है आज की तारीख में। अगर किसी को कोरोना हो चुका है तो उसको ब्लैक फंगस की बीमारी होने की संभावनाएं बिल्कुल बहुत तादाद पे बनी रहती हैं। तो अगर अपन कोरोना से बच पाएँ तो ब्लैक फंगस की बीमारी से बच पाएंगे। तो इसमें जो भी कोरोना से ग्रसित है, हर व्यक्ति कैसे कि इस ब्लैक फंगस की बीमारी का होने का एक प्रभावशाली व्यक्ति है, समूचा वो कैसे कि पूरे अपने ख्याल रखें और उसकी सावधानियां बरतें, तो हो सकता है इस बीमारी को टाला जा सकता है। तो इसको नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता है, क्योंकि वयस्कों में बहुत सारी अलग तरीके की बीमारियां रहती हैं बच्चों के मुकाबले, जैसे कि शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की मात्रा ज़्यादा रहती है। वयस्कों की जो रोग प्रतिकारकता शक्ति जो रहती है वो कम हो जाती है, तो उनमें ब्लैक फंगस की बीमारी का संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए बच्चे अभी बहुत तादाद में तो नहीं, कुछ केसेस आ रहे हैं, लेकिन अभी बचे हुए हैं। सर एक सवाल ये भी आता है कि ब्लैक फंगस की बीमारी तो शुरू हुई है, लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी जो है वो विदेश के किसी दूसरे देश से वहाँ से भारत तक प्रवेश की थी, क्या सिर्फ भारत में जब ऑक्सीजन की कमी होने लगी और जब सिलेंडर्स की ज़्यादा तादाद अस्पतालों तक पहुँचने लगी, तब सिर्फ भारत देश में बीमारी देखी गई है या पूरी दुनिया में ही इसके लक्षण कहीं ना कहीं सामान्य रूप से उभर कर आ रहे हैं और ज़्यादा घबराने वाली या ज़्यादा चिंताजनक स्थिति जो है वो नहीं है भारत के लिए? ये अच्छा सवाल है। ये भारत में ही केसेस ज़्यादा देखे जा रहे हैं। विदेशों में केसेस कुछ मात्रा में रिपोर्टेड हुए हैं, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में नहीं रिपोर्टेड हुए हैं जितने कि भारत देश में पाए गए हैं। भारत देश में कुल 7,000 से ज़्यादा के केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि भारत का डायबिटीज़ कैपिटल होना। बेसिकली भारत में जितने मधुमेह के रोगों के ग्रसित लोग हैं, ये सबसे अधिक मात्रा वर्ल्ड में डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है पूरे वर्ल्ड का, कि डायबिटीज़ की जो मात्रा है भारत के व्यक्तियों में वो सबसे ज़्यादा है। तो ये जो कोरोना बीमारी तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ब्लैक फंगस का कहीं ना कहीं तालमेल डायबिटीज़ से है। जिन मरीज़ों में डायबिटीज़ के शिकार हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जिनमें कुछ अलग तरीके की बीमारियां हैं, जो पहले से भी स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, जिनका डायलिसिस चल रहा है या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, और डायबिटीज़ अपने आप में एक बहुत ही संवेदनशील बीमारी है, और अगर उस व्यक्ति को कोरोना हो चुका है तो उसमें ब्लैक फंगस होना बहुत स्वाभाविक या मात्रा जो अधिक हो जाती है। तो इस कारण इंडिया में सबसे अधिक केस जो पाए गए हैं वो इंडिया में पाए गए हैं। बाहर भी विदेशों में भी पाए गए हैं, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं पाए गए हैं। एक सर बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से भारत की जनसंख्या है और पहली लहर के बाद हमने देखा था कि लोग बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो गए थे, खासकर त्योहारों के समय। उसका परिणाम दूसरी लहर के रूप में सामने आया जी। एक डॉक्टर होने के नाते आपका अनुभव क्या कहता है, और क्या आपका ये अनुमान है कि तीसरी लहर जो भारत में आने वाली है या उसकी संभावना है, उसे अब जागरूकता के जरिए, सावधानियों के जरिए रोका जा सकता है? जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये विदेशों से जैसे अपने देखा गया है, यूके में या यूएस में जैसे देखा गया है कि उन्होंने जो लॉकडाउन लगाया वो बहुत ही सख्त लॉकडाउन लगाया था, जिसमें कि बाहर आवाजाही बिल्कुल 100% कैसे कि रोकी गई थी। अपने यहाँ पे लॉकडाउन लगा था, लेकिन इतना प्रभावशाली नहीं लगा था, और एक पहले लहर में ज़रूर प्रभावशाली लॉकडाउन लगा था, लेकिन उसके खुलने के तुरंत बाद में जनमानस को सभी को अपने को ऐसा लगा कि कोरोना ख़त्म हो चुका है। और क्योंकि वैक्सीन आने की पूर्ण संभावना थी, वैक्सीन आ भी गई थी, तो वैक्सीन के ज़रिए अपन 100% वैक्सीनेशन के ज़रिए रोक पाएंगे ऐसा लग रहा था। लेकिन वैक्सीनेशन की ड्राइव जो अपना समय लेगी, उसके लिए कैसे कि पूरे भारतवर्ष को कवर करने के लिए समय लगेगा, जो कि
ब्रिटेन में, यूके में उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ही वैक्सीनेशन बहुत प्रभावशाली तरीके से किया गया था। बेफिक्री बिल्कुल कैसे कि सही जायज़ है कि फर्स्ट वेव में लॉकडाउन के बाद में काफ़ी कम संख्या हो गई थी कोरोना मरीजों की, लेकिन लोग भूल गए थे जो कि नियम दिए गए हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, त्योहारों में सम्मिलित नहीं होना या सम्मिलित नहीं होना, लेकिन वो सब नियमों को अपने ताक पे रख दिया था। बहुत लोग कैसे है कि शादी पार्टी मना रहे थे और समूह में कैसे कि गैदरिंग कर रहे थे। इसके कारण एक दूसरे से ट्रांसफ़र होना, क्योंकि अगर किसी को कोरोना नहीं है लेकिन वो एक कैरियर हमेशा बना रहेगा, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाने की संभावना हमेशा बना रहेगी। इसी कारण पहली लहर के बाद में जब दीपावली आई, उस वक्त कैसे कि लोगों ने मिलना जुलना बिल्कुल कैसे कि एकदम बेफिक्रे हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया। और उसी के तत्काल बाद में शादियों का मुहूर्त हो गए, समारोह चालू हो गए, तो उसमें लोगों का जो मिलना जुलना हुआ, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, हो सकता है किसी को कोरोना नहीं हो लेकिन वो कैसे कि एक कोरोना का सोर्स बिल्कुल बना रहेगा दूसरे व्यक्ति के लिए। इसलिए नियमों का पालन करना अपने लिए भी ज़रूरी है और सामने वाले व्यक्ति के लिए, और ख़ासकर अपने परिवारों के लिए। अगर अपन पूरा कैसे कि ध्यान रखते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का 2 मीटर दूर खड़े रहना है, बातचीत करना है, बातचीत करते वक्त मास्क पहनना है, सोशल कांटेक्ट नहीं करना है, हाथ नहीं मिलाना है, इन सब चीज़ों की सावधानियां जो सरकार ने जो नियम दिए हुए हैं, इन सब नियमों का पालन करते रहेंगे तो हो सकता है तीसरी लहर आए या नहीं आए, इसका बताना संभव नहीं है, भविष्य का बताना संभव नहीं है, लेकिन इसको कितना प्रभावशाली तरीके से कम किया जा सकता है, इस पे बातचीत कर सकते हैं। और प्रभावशाली तरीका यही है कि जो सरकार ने नियम दिए हुए हैं उन सब नियमों का पालन करना और वैक्सीनेशन लगाना। वैक्सीनेशन से कम वैक्सीनेटेड लोगों को भी कोरोना हो रहा है, लेकिन 80 to 90% कोरोना नहीं होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरा, उसका जो कोरोना होता है उसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इस लहर में जितने भी आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें वैक्सीनेटेड जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई है जी, या जितने भी आमजन हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, उनकी डेथ रेट काफ़ी कम हो गई है। उनको जो ऑक्सीजन लगने की मात्रा काफ़ी कम हो गई है, या अस्पताल जाने की ज़रूरत कम हो गई है। तो वैक्सीन काफ़ी हद तक अपने आप में लोगों का बचाव कर रही है। लेकिन जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं होता है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना, सोशल गैदरिंगों में नहीं जाना, कुछ समय के लिए हालांकि मानसिक दबाव पड़ रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए समारोह पार्टी करना यह टाला जाना चाहिए।